नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। उन्होंने परिवारवाद 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 का नारा दिया, बहुत ज्यादा हमला किया। और जब मंत्रिमंडल बना तो एक ऐसे नेता के पुत्र को मंत्री बना दिया गया जो ना एमएलए है ना एमएलसी है। पिताजी राज्यसभा सदस्य, माँ विधायक और बेटा भी अब मंत्री। गजब की कहानी है। केवल जनता के सामने मंच पर झूठे भाषण और हकीकत में कुछ और करना। अभय दुबे जी से मैंने इस संबंध में विस्तार से बातचीत की और पूछा है कि अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है वो भारत को इतना शर्मसार करने वाली है, लेकिन मोदी जी चुप क्यों है। ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। पूरी बातचीत सुनिएगा, बताइएगा बातचीत कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे मोदी जी कुछ चीजों में बड़े अच्छे लगते हैं। पूरे बिहार के चुनाव में परिवारवाद 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 का रोना रोते रहे। और जब बीजेपी और जेडीयू के शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। दीपक ना विधायक हैं और ना एमएलसी हैं। उपेंद्र जी ने चुनाव में अपनी पत्नी को टिकट दिया तो विधायक बन गए हैं। पार्टी में 4 अन्य विधायक भी हैं। उपेंद्र राज्यसभा के सदस्य हैं। पति सदस्य राज्यसभा, पत्नी विधायक और बेटा ना एमएलए ना एमएलसी मंत्री। कितना कितना जबरदस्त त्याग है मोदी जी का परिवारवाद के खिलाफ। क्या लगता है कि जनता को आरती करना चाहिए, महिमा मंडन करना चाहिए, फूल माला चढ़ाना चाहिए कि महाराज इतना बढ़िया जो करते हो वही, जो कहते हो वही करते हो, तुमसे आदर्श आदमी कौन हो सकता है देश में। क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी की एक खास बात है, उन्हें अपने ऊपर अति आत्मविश्वास है। हमें और आपको भी हमें और आपको आत्मविश्वास है मोदी जी को, कि हमारे आपके जैसे लोग आत्मविश्वास के दम पे जिंदा रहते हैं। मोदी जी अति आत्मविश्वास के दम पे जिंदा रहते हैं। उनका मानना है कि वो जो कर अगर वो गंदगी में हाथ देंगे, तो वो गंदगी भी तो भी लोग उन्हें स्वच्छ मानेंगे। ये मोदी जी का मानना है। वो जिसका समर्थन कर देंगे उसके सारे पाप धुल जाएंगे। उनकी पार्टी में जो आ जाएगा वो साफ सुथरा हो जाएगा। उनकी सरकार का जो हिस्सा बन जाएगा वो बेहतरीन मंत्री बन जाएगा, भले ही उसने अपने जिंदगी में कुछ भी किया हो। तो ये मोदी जी के आग्रह हैं और मोदी जी इसी के हिसाब से चलते हैं। बाकी वो किसी बात की परवाह नहीं करते कि हम और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उनका पाखंड अपनी जगह है, लेकिन वो उस पाखंड को बार बार करेंगे। इसमें उन्हें कोई किसी किस्म का कोई संकोच नहीं है। जिन बातों के लिए वो विपक्ष की आलोचना करते हैं, वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी समस्याएं, जिनमें सबसे ज्यादा परिवारवाद है, उनकी पार्टी में पर्याप्त रूप से मौजूद है। अभी आपने एक उदाहरण दिया नई सरकार का, जो कि एनडीए सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। वो तो अपने आप में उदाहरण है। उसमें एक और बात, एक दूसरा पहलू भी देखिए। आप सम्राट चौधरी को लीजिए। सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने चुनाव मुहिम के दौरान आरोप लगाए थे कि इनके ऊपर हत्या का आरोप है, और कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उनकी सम्राट चौधरी के ऊपर। न तो उन आरोपों का कोई जवाब दिया गया, और दूसरी बात, सम्राट चौधरी की जो फर्जी डिग्रियां हैं, अरे मैं फिर गलती कर रहा हूं, देखिए संजय जी, फर्जी डिग्रियों का मैंने नाम ले दिया। मोदी जी ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं जो फर्जी डिग्रियों के दम पर राजनीति में टिका हुआ हो। और मोदी जी इस मामले में सम्राट चौधरी का लोहा भी मानते होंगे, क्योंकि मोदी जी की तो एक ही डिग्री है, इसके ऊपर संदेह किया जा रहा है। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है उसका मुकदमा इस वक्त भी। मोदी जी को 11.5 साल हो गए देश का प्रधानमंत्री बने हुए, उनकी फर्जी डिग्री का मामला सेटल नहीं हो पाया है। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय को तरह तरह के आदेश दे रहा है। मतलब लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ उसका कोई ना कोई मसला चल ही रहा है अभी, मोदी जी की फर्जी डिग्री को लेकर। तो मोदी जी तो मानते होंगे कि सम्राट चौधरी बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो एक नहीं, उनके पास तो कई हैं इस तरह की। कभी वो डिलीट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने इतने बार अपनी जो शैक्षिक उपाधियां हैं इतने बार बदली हैं कि वो उनको भूल भी जाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि उन्होंने अगली बार क्या कहा था और किस फॉर्म में क्या भरा है, उन्हें नहीं पता है उनको। फिर भी उनका चल रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। चुनाव आयोग कभी उनसे नहीं कहेगा कुछ भी, और वो इसी तरीके से चलता रहेगा। ये मोदी जी की पार्टी है, इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके ऊपर मर्डर का मुकदमा है। सम्राट चौधरी के ऊपर है। आप इससे अंदाजा लगाइए किस किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं बिहार में।
इन्हीं लोगों को टिकट मिलता है, यही लोग मंत्री बनते हैं, यही लोग संगठन के संगठन के प्रमुख पदों पर रखे जाते हैं। और इन लोगों की अपनी जो वाणी है वो किस किस्म की है, खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम बहुत बड़े गालीबाज हैं। दिलीप जायसवाल का कहना रहा है कि मेरे पास तो गालियों की वो इतनी गालियां जानते हैं उसकी डिक्शनरी बन सकती है। सम्राट चौधरी कहा है कि जिस दिन वो उप मुख्यमंत्री कि वो उन्होंने एक जो विपक्ष का नेता था उसको इतनी उन्होंने गाली दी उप मुख्यमंत्री के तौर पर कि पूरा प्रदेश में ही उनका नाम हो गया इस काम के लिए। वो गर्व से खुद अपने भाषण में कहते हैं। ऐसे लोगों की सरकार है ये। तो मोदी जी ने चुन चुन कर रखे हैं सितारे जो उनके अपने किरदार से मैच करते हैं। अच्छा, इनको ये कभी डर नहीं लगता कि जनता के अंदर रिएक्शन होगा, जनता कहेगी यार मंच पे, चुनावी मंच पे कहते हो परिवारवाद, और जब चुनने का नंबर आता है तो इनको चुन लेते हो, तो इनको ये डर नहीं लगता कि जनता के अंदर कभी रिएक्शन हो सकता है, जनता नाराज हो होगा, सकती है? जनता के अंदर रिएक्शन होगा तो उसको झेलने के लिए मनी मन देखिए, ये तो सत्ता एक ऐसी चीज है, जब आदमी सत्ता में होता है तो उसको मुगालते में रहता है कि सत्ता उसके हाथ से कभी जाएगी नहीं। अच्छा, मोदी जी का मुगालता कुछ खास तरह का है क्योंकि वो बहुत मुद्दतों से सत्ता में है। वो जब से कितने साल तक, 12 वर्ष तक तो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी सत्ता में रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब तो मोदी जी को 3 चुनाव लगातार जीतने के बाद लग रहा होगा कि शायद अब तो सत्ता में जो कल्पना करते थे कि सत्ता में रहते हुए ही उनकी दम निकलेगी, मतलब उनकी आखिरी सांस होगी, तो शायद वही होगा, उन्हें सत्ता हटाया ही नहीं जाएगा। मोदी जी को तो पक्का यकीन होगा उन्हें सत्ता से नहीं हटाया जाएगा। जब तक वो सत्ता में रहेंगे तब तक कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उनके बारे में कुछ कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनका मानना है सत्ता में हमेशा रहेंगे, हम हटेंगे ही नहीं कभी, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये स्थिति है। ये भी वैसे गजब गजब का आत्मविश्वास है। और जब वो जीत जाते होंगे तो ये आत्मविश्वास और बढ़ जाता होगा कि भाई सम्राट चौधरी की इतनी डिग्री आ गई, इतने फर्जी कहानियां आ गई, इतनी संपत्ति आ गई, तब भी जीत गए। एक अलग विषय पे लेके चलता हूँ। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अभी अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 2025 की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पेज की है। इसके पेज 108 और 109 में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है और समझ से परे है। उसमें लिखा है, इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया। नंबर 2, इसमें भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक बहुत गंभीर झटका लगा है। ये एक सच में एक शर्मनाक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान जीत गया हमसे ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में। और फिर उसके रिपोर्ट के बाद 61वीं बार ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध तो मैंने रुकवाया था। एक बार भी भारत के प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप को फोन करके कि भाई झूठ बोलने की लिमिट होती है, तुम तो मुझसे भी बड़े झूठे हो, मैं फेंकता हूं तो मुझसे बड़े फेंकते हो, कि तुमने नहीं रुकवाया था। ये ऐसा अमेरिका क्यों लगातार एक के बाद एक कर रहा है, कि कारण क्या क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे। युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। बस फर्क यह है कि उन्होंने इस बात को कह दिया और उन्होंने इसको बार बार कहा और भारत उसका खंडन भी नहीं कर पाया। केवल भारत ने विदेश नीति, अपनी जो नीति है उसके आधार पर यह कहा कि भाई इसमें किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी हम लोग नहीं चाहते हैं वगैरह वगैरह, मतलब ये मल्टीलेटरल नहीं है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि युद्ध तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही रुकवाया है, क्योंकि भारत को छोड़ के दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो इस बात को नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है। आप भारतीय विदेश मंत्रालय के दावे पे भरोसा करना चाहें कर लें, मैं भी आपके साथ कर लूंगा, लेकिन भारत के अलावा एक किसी देश का नाम बता दीजिए जो ये कहे कि ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया है। किसी का भी बता दीजिए नाम। सब लोग यही कहते हैं
सब लोग यही कह रहे हैं। और भारत ने मोदी जी की उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो चुकी है, और मुलाकात ना भी होती तब भी उसका खंडन किया जा सकता, उसका कोई खंडन आज तक नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की बात का उनके नाम से, उनके मुंह पे मोदी जी मिले थे उनसे, तब भी उसका खंडन कर सकते थे, या फोन करके भी उनसे कह सकते थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट डन, ये नहीं हो, ये नहीं हो। लेकिन ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। जहां तक इस आयोग की रिपोर्ट है, इसका आपने जिक्र किया है, इसमें तो जख्मों के ऊपर नमक मिर्च लगा के उसके ऊपर नींबू भी निचोड़ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था वो विद्रोही हमला था। आप सोचिए, यानी जो हत्यारे आतंकवादी थे उनको एक सम्मानजनक नाम दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि जो आतंकवादी, जो भारत सरकार कहती है कि पहलगाम के आतंकवादी मारे गए, वो आतंकवादी इस रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि जयराम रमेश ने ये कहा है कि ये बहुत शर्मनाक वगैरह है, लेकिन मोदी जी इस बात को माने तब ना, भारत सरकार माने तब ना शर्मनाक है। जयराम रमेश को जब इस रिपोर्ट के बारे में पता चला है, क्या इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय को इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता लगा होगा? और मोदी जी तो शंघाई सहयोग कारपोरेशन के सदस्य हैं, अभी वहां की मीटिंग में गए थे, सबके सब सारे भारत विरोधी राष्ट्राध्यक्षों के साथ लाइन में खड़े होकर मोदी जी ने तस्वीर खिंचाई। उसमें तुर्की के नेता भी थे, उसमें पाकिस्तान के नेता भी थे, उसमें चीन के नेता भी थे। चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों लड़ रहे थे भारत से। भारत के खिलाफ जो भेजे जा रहे थे, ड्रोन भेजे जा रहे थे, वो तुर्की के बनाए हुए थे। जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था वो चीन का बनाया हुआ था, और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा था भारत के खिलाफ। उन्हीं के नेताओं के साथ लाइन में खड़े करके मोदी जी ने तस्वीर खिंचाई शंघाई सहयोग कारपोरेशन में। और उसके बाद जब वो वहां से चले आए उनकी परेड में शामिल हुए बिना, तो चीन नाराज हो गया और भारत को चिकोटी काटते हुए उसने पाकिस्तान को, जो अपना आतंकवाद विरोधी उनकी जो कमेटी थी, उस कमेटी का पाकिस्तान को सभापति बना दिया उसने। ये तो स्थिति है। अब ये, अच्छा, अब इसमें आप देखिए, आप शंघाई सहयोग कारपोरेशन में गए, इसका मतलब चीन की पहलकदमी को आपने स्वीकार किया। अमेरिका के साथ आप अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी आपके दोस्त हैं, आप बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, आप तुरंत पलट के ट्वीट करते हैं, ये दोस्ती का दम भरते हैं। इन दोनों देशों की मिली हुई रिपोर्ट है, वो आपके सामने आ गई है। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब कुछ तो, ये तो मैं तो मानता हूं कि जयराम रमेश से पहले और हमें और आपसे पहले मोदी जी को, विदेश मंत्रालय को, जयशंकर साहब को और अजीत डोभाल साहब को इस रिपोर्ट की जानकारी होगी। ये हो ही नहीं सकता उन्हें पहले से जानकारी ना हो। क्या उन्होंने अभी तक अपना विरोध उस पर प्रदर्शित किया है? अगर प्रदर्शित किया है तो रमेश जयराम ने जो चुनौती उनके सामने फेंकी है, उसका मुकाबला करते हुए उन्हें बताना चाहिए कि हमने इन शब्दों में हम अपना विरोध इस पर जताया है। हमने चीन के राजदूत को भी बुला के विरोध जताया है, हमने अमेरिका के राजदूत को भी बुला के विरोध जताया है। अगर राजदूत को बुला के कम से कम एक बयान ही देते विदेश मंत्रालय इसके ऊपर, वो भी बयान नहीं देंगे, उस पर चुप बैठे हुए। ये तो ये पूरी दुनिया में भारत की मजाक उड़ाने जैसी स्थिति नहीं है। एक समय में हम इतने मजबूत थे, इंदिरा गांधी का दौर था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, अमेरिका ने धमकी दी थी हम 7वां बेड़ा भेज देंगे, इंदिरा गांधी ने कहा कोई 8वां नमक कोई बेड़ा भेज दो, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। और अब ये वो पाकिस्तान है जो हमें ऐसी धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भी ऐसे खड़ा हो रहा है। कभी कहां इतनी बड़ी कहां है कभी? संजय जी, हकीकत क्या है? हकीकत को हम स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, सवाल इस बात का है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से जिस देश को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो पाकिस्तान को लाभ हुआ है, और भारत को वो लाभ होना चाहिए था, लेकिन भारत को वो लाभ नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के दोनों हाथों, पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है। जगह जगह से उसको मदद प्राप्त हो रही है, उसको प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था जो कि ढहने वाली थी उसको संभाला जा रहा है, उसमें बैसाखियां लगाई जा रही हैं। कभी चीन उसको मदद देता है, कभी सोवियत संघ मदद देता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मदद देता है, कभी अमेरिका उसको मदद देता है। ये स्थिति है। और अब तो ये, जब से ये थीसिस पूरी की पूरी आ गई है पाकिस्तान की
कि हम एटमी ताकत हैं। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान कहता है कि वो अकेला ऐसा देश है जो कि एटमी ताकत है। एटमी ताकत होने के नाते उसने सऊदी अरब के साथ में एक समझौता किया है। इस समझौते में उसने कहा है कि हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। अगर आपके ऊपर हमला होगा तो हम एटमी ताकत के तौर पर आपकी मदद करेंगे, हमारे ऊपर हमला होगा तो आप मदद करेंगे। दुनिया का अकेला ऐसा देश है इसने किसी दूसरे देश से ही कहा है कि हम अपनी एटमी ताकत का लाभ आपको उठाने देंगे अगर आपके ऊपर हमला होता है। इस मामले में पाकिस्तान दुनिया की पहले से स्थापित एटमी ताकतों से भी आगे निकल गया है और उसको ऐसा करने दिया जा रहा है। ये एक अपने आप में दिलचस्प बात है। इसमें अमेरिका ने भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की है, चीन ने भी आपत्ति नहीं की है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो एटमी ताकतें हैं इन्होंने भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को कितनी लिफ्ट दे रहे हैं, कितनी तरजीह दे रहे हैं ये देश इस वक्त। अच्छा, कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं? इसका कारण जो है उसको भारत सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, भारत की महत्वाकांक्षा थी कि उस एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो अपनी चौधराहट कायम करे, अब उसकी सर्वोच्च शक्ति बन के उभरे। जब भारत कहता था हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं तो उसके पीछे यही बात होती थी। विश्व शक्ति में क्या अमेरिका और चीन तो ना आगे निकल जाएंगे, मुख्य तौर पर था कि एशिया प्रशांत सागर में वो एक महत्वपूर्ण ताकत बन के उभरे। मेरा मानना यह है कि अमेरिका और चीन दोनों ने मिलकर तय किया है कि भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र की मुख्य ताकत नहीं बनने देंगे और उसके अंदर पूरा अड़ंगा लगाएंगे और उसके पाकिस्तान को एक प्रति संतुलनकारी काउंटर बैलेंसिंग फोर्स के तौर पर भारत के मुकाबले खड़ा करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपनी योजना थी उसको उन्होंने कारगर रूप देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को भारत के मुकाबले खड़ा कर दिया। अच्छा, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि जब आपको पता है कि आप ज्यादा पंगा नहीं कर पाओगे तो मोदी जी को ये क्यों कहना चाहिए था कि अब अगर भारत पे कोई इस तरह का हमला हुआ तो उसको राष्ट्र के विरोध में माना जाएगा, राष्ट्र पर हमला माना जाएगा। वो तो मोदी जी ना, वो एक कहावत है ना कि आप उतना ही कौर खाइए मुंह में तो चबा सके, उतनी ही इसी को हिंदी में ऐसे कहते हैं कि उतना ही जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम क्या खास दावा कर सकते हैं, कैसे डींग मार सकते हैं, कैसे अपने 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 कामों को चमक दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जब भी हमारे पर आतंकवादी हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। उसी वक्त बहुत ही प्रतिष्ठित सुरक्षा विशेषज्ञों ने ये कहा था कि ये कहकर मोदी जी ने अपने लिए दिक्कत पैदा कर दी है, क्योंकि आतंकवादी शक्तियां ठीक है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन कभी कभी वो बिना स्पॉन्सरशिप के भी कार्रवाई करती हैं क्योंकि जो आतंकवाद है वो कोई एक देश में सिमटी हुई चीज नहीं होती है, वो एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल फोर्स है आतंकवाद। और इस्लामिक आतंकवाद खासतौर से एक ग्लोबल फोर्स है। तो मान लीजिए किसी ऐसे आतंकवादी संगठन ने कोई भारत के खिलाफ कार्रवाई कर दी जो उसको पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं कर रहा है और कोई देश स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तब फिर आप कैसे उस समस्या से बचेंगे? आप तो उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। अब जैसे कि दिल्ली में धमाका हुआ, कितने लोग मारे गए, एक व्हाइट कॉलर एक्टिंग टेररिस्ट मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया पूरा। आप जरा सोचिए इस बात के ऊपर, सरकार नहीं कह रही है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पहली बार नहीं कह रही है। सरकार के जितने भी अंपू चंपू हैं जो टीवी वीवी पे काम करते हैं वो भी नहीं कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि ऐसा कहने पर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इस तरह सरकार ने अपने हाथ खुद ही बांध लिए हैं, ये स्थिति है। अच्छा, संघ जो बहुत बड़ा ज्यादा राष्ट्रवाद की बातें करता है, बड़ी बड़ी, संघ को नहीं दिख रहा होगा कि कितनी बेइज्जती हो रही है देश की, इसमें कुछ बोले वो हस्तक्षेप करे। संघ शांत बैठे। इन बातों से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन बातों से कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य यह है कि राष्ट्र सत्ता पर किसी तरीके से कब्जा रहना चाहिए ताकि वो अपने मनमाने तरीके से जो चाहे कर सके। अब जैसे अभी मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और जो मुसलमान ईसाई इस बात को मानते हैं वो भी हिंदू है। इस तरह के फिक्रेबाजी की आजादी उनको मिली हुई है।
अगर सत्ता नहीं रहेगी पास में तो इस तरह की फिक्रेबाजी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि उनके पास हाथ में सत्ता है इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी शाखाओं का पूरी तरीके से विकास हो रहा है। संघ ने बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हासिल कर ली हैं। बड़े बड़े भव्य, पहले छोटे छोटे कमरों में इनके ऑफिस चला करते थे। साधारण 2 बेडरूम किराए के 2 बेडरूम हाउसेस में, फ्लैट में इनके ऑफिस चला करते थे संगठनों के। अब बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें इनको मिल चुकी हैं। बहुत उनका संघ का दफ्तर देखिए आप, राउज एवेन्यू, पहले राउज एवेन्यू कहते थे, अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। आप उस पर जाकर दफ्तर देखिए, मैंने देखा है इसलिए मैं जानता हूं कितना शानदार दफ्तर है। कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के दफ्तर इनके पास होंगे। तो संघ के पुराने समर्थक भी कहते हैं कि मोदी जी ने इनको बहुत मलाई खिलाई है। इतनी मलाई खिलाई है कि सबके चेहरे पे, भाई साहब लोग कहते हैं प्रचारकों को, यहाँ पे उनके चेहरे पे आ गई है काफी चमक। इसलिए मोदी जी का एक सीमा के ऊपर ये विरोध नहीं कर सकते। बात तो सही है। अच्छा, मोहन भागवत को डर लगता होगा कि अगर बाय द वे सरकार बदल गई तो वो जो इतने सारे कमांडो लेके चलते हैं, कोई सोच सकता था कि संघ का प्रमुख इतने कमांडो लेके चलेगा कभी? बड़ा सिंपल हुआ। देखिए, सब चीजें इनकी छिन जाएंगी, सब चीजें छिन जाएंगी। जितनी भी इनकी नक्शेबाजी है, सारी नक्शेबाजी खत्म हो जाएगी। देखिए, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस दिन उनके पास से सत्ता गई उस दिन उनका जितना भी सम्मान है तुरंत जीरो में बदल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री पद पे होता है, प्रधानमंत्री न रहने पर भी उसको पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान मिलता है। सबसे पहले तो मोदी जी के खिलाफ बड़े उत्साह के साथ मुकदमा डाला जाएगा कि इनकी डिग्री की जांच की जाए। ये जो एक वैसी जांच चल रही है, प्रायोजित किस्म की जांच चल रही है, एक असली जांच शुरू हो जाएगी इनकी डिग्री की। इनके बहुत सारे सांप्रदायिक भाषण निकाल के लाए जाएंगे कि इन्होंने जो सांप्रदायिक भाषण दिए हैं इस आधार पर इनका वोटिंग का अधिकार खारिज किया जाए। जैसे बाला साहब उसका शिवसेना के संस्थापक थे, उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया था कोर्ट ने। उस तरीके से मोदी की वोटिंग के अधिकार छीनने के ऊपर बहुत मुकदमे होंगे मोदी के ऊपर। देख लेना जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्या करेंगे फिर? केवल मोर को दाना खिलाया करेंगे प्रधानमंत्री जी? तब मोर इनके पास नहीं आएगा दाना खाने के लिए। ये अच्छी बात है। मोर भी कहते हैं टाटा बाय बाय। मोर जो प्रधानमंत्री होगा उसके पास जाएगा। हाँ, ये सही है। जैसे आजकल जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो जो उसी के पास जाते हैं जिनके आगे पूंछ हिलानी होती है, वही हाल हो जाएगा इनका। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत की। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।